हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज जो कि हमारी जुलाई मंथ की चल रही है। तो आइए, आज जितनी भी टॉपिक यहाँ पे एक टॉपिक है इन्वायरमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक 10 और 12 क्वेश्चंस है, 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस है, बट कोई नहीं, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और लास्ट लेसन या फिर लास्ट कोई सेशन आपको सॉल्व करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है तो आज हम लोग इसे फर्स्ट क्वेश्चन कहेंगे यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम के बारे में। क्योंकि रेड प्लस प्रोग्राम के बारे में कल हम लोग ने क्विज सॉल्व कर लिया था, तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उसे भी सॉल्व कर लीजिए, सो डैट आपकी जो कन्फ्यूजन है रेड प्लस और रेड प्रोग्राम के बीच में ये आपका दूर हो जाए। तो आज देखते हैं यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम के बारे में। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन का जो रेड प्रोग्राम है ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है FAO का, UNDP का और UNEP का। सेकंड है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट गोल है इस प्रोग्राम का वो ये है कि फॉरेस्ट इमिशन को कम करना है, कार्बन स्टॉक को फॉरेस्ट में बढ़ाना है और साथ ही साथ नेशनल सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट करना है। थर्ड है कि यूनाइटेड नेशन का जो रेड प्रोग्राम है ये इंटायरली डिपेंड है वॉलेंट्री फंड में। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कीजिए, अपने आप जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, अपने आंसर को टिक मार्क कीजिए, फिर मेरे आंसर देखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड FAO है, इट मीन्स की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और मेन यहाँ पे काम यही है यूनाइटेड नेशन रेड प्रोग्राम का कि कैसे इमिशन कम हो, फॉरेस्ट में जो है आपका कार्बन स्टॉक बढ़े। क्योंकि जैसे ही फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन का कंसंट्रेशन है वो फॉरेस्ट में सिंक हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आप कहा जाता है कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना है। और यूनाइटेड नेशन का रेड प्रोग्राम जो है ये पूरी तरीके से वॉलेंट्री फंड में आपका जो है डिपेंड है। कहने का मतलब है कि इसमें जितने भी मेंबर स्टेट है वो यहाँ पे फंड करते हैं एज पर देयर चॉइसेस। ओके, इसमें कोई भी आपका जो है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसके साथ साथ बाली एक्शन प्लान भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिसीजन लिया गया था। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि यूनाइटेड नेशन जो रेड प्रोग्राम है वो यहाँ पे जो रेड प्लस प्रोसेस है उसको भी सपोर्ट करता है, और यहाँ पे इन्फॉर्म्ड और जो मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट है सारे स्टेक होल्डर का वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये तो देख लिए, ठीक है। प्रोग्राम जो है एक्सपेंड किया गया है सिंस इस एस्टैब्लिशमेंट, और अब जो है 60 ऑफिशियल पार्टनर कंट्रीज़ के ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें कि अफ्रीका, एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज़ भी है। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है एंड द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट मीथेन इमिशन। मीथेन इमिशन के बारे में आपको बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि वेटलैंड जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल मीथेन इमिशन में। सेकंड है कि टेम्परेट रीजन और आर्कटिक जो है यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन है मीथेन का। थर्ड है कि मीथेन जो है वो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट जैसा इसको कंसीडर किया जाता है, और रिलेटिवली ये इसका शॉर्ट लाइफ टाइम होता है एटमॉस्फेयर में। तो आपको करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वेटलैंड में यहाँ पे मैक्सिमम शेयर है, जो मीथेन इमिशन है वो वेटलैंड से ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड स्टेटमेंट नो डाउट करेक्ट है, क्योंकि मीथेन कुछ समय के लिए ही आपका एटमॉस्फेयर में रहता है और कुछ समय के लिए ही ये पॉल्यूटेंट इसको माना जाता है, इसका शॉर्ट लाइफ टाइम होता है एटमॉस्फेयर में। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। आइए डिटेल देख लेते हैं। जो मीथेन का अमाउंट है अर्थ एटमॉस्फेयर में वो बढ़ते ही जा रहा है, और ये आपका ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के रिपोर्ट में बताया जा रहा है। यहाँ पे ग्लोबल इमिशन जो है ग्रीन हाउस गैस का वो टोटल यहाँ पे 576 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर होते जा रहा है, जो कि 2008 से 2017 के बीच में बताया जा रहा है। वेटलैंड देखिए तो 30% जो है ग्लोबल मीथेन इमिशन को कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही ऑयल, गैस और कोल एक्टिविटी है जिसमें 20% है। एग्रीकल्चर की बात करें जिसमें कि इंट्रिक यहाँ पे फर्मेंटेशन है, मैन्योर मैनेजमेंट है जिसमें कि 24% आपका इमिशन है। तो सबसे ज़्यादा इमिशन कहाँ है, वेटलैंड से ही आपका होता है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय तक कार्बन में रहता है, इवन एटमॉस्फेयर में रहता है, इवन आपका कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत कम समय तक रहता है, ठीक है। ये देख लिए। और यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट और कौन कौन सा है, मीथेन है, आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ब्लैक कार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, जो कि बहुत कम समय तक लिए आपके एटमॉस्फेयर में रहते हैं।
कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको 90% वर्ल्ड की ग्रेट जो वन हॉर्न राइनोसेरस है ये देखने को मिलेगा। सेकंड है कि काजीरंगा को रिकॉग्नाइज किया जाता है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, वो भी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर कंजर्वेशन ऑफ एफीफोनल स्पेसीज की तरफ से, और इसको डिक्लेयर भी किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो भी यूनेस्को के द्वारा। तो यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या थर्ड, सेकंड या थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़, आप लोगों को क्या लगता है? नो डाउट ये बिल्कुल करेक्ट है ना? बट नहीं, ये आपका इनकरेक्ट है। 90% वर्ल्ड की जो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस है, ऐसा नहीं है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में। अभी हम लोग इसकी जो है क्वांटिटी देख लेंगे। सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपको ये देखने को मिलेगा कि आसाम में है। साथ ही यहाँ पे 2/3 जो वर्ल्ड का ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 2/3। ठीक है, 90% नहीं होता है ये। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट भी देखने को मिलेगा, वाइल्ड वाटर बफेलो भी, स्वैम डियर भी देखने को मिलेगा, और इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी कहा गया है। और ये आपका लोकेटेड है ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे आसाम में जो है ट्रेडिशनली आपको फ्लड प्रोन ही देखने को मिलता है, और आज की डेट में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है क्योंकि फ्लड आया हुआ है, और इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है ना काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया है। एनिमल्स जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा डेथ हो गए हैं एनिमल्स की, और साथ ही एनिमल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है सड़कों पे भी निकल कर आ गया है। तो काफ़ी ये न्यूज़ था, तो इसके लिए यहाँ पे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क फिर अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यू शुड नो ईच एंड एवरी पॉइंट। अब आइए आगे चलते। फोर्थ में मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये आपको बताना है कि कहाँ है। एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है, इट मीन्स कि महाराष्ट्र, मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व, और ये फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व है जो कि 1973 से 74 के बीच में ये आपका जब प्रोजेक्ट टाइगर आया था तब ये आपका डिक्लेयर किया गया था। और ये नदर्न पार्ट ऑफ जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपका लोकेटेड है। ताप्ती रिवर और यहाँ पे गालिलगढ़ जो रीच है आपका सतपुरा रेंज में, वहाँ पे आपको इस रिजर्व का ये बाउंड्री क्रिएट करता है। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी जो है ये आपका इस्तेमाल किया जाता है जो कोल पावर प्लांट से एयर पॉल्यूशन निकलता है उसको रिड्यूस करने के लिए। सेकंड है कि लार्जेस्ट सोर्स अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में देखें तो ये वेहिकुलर पॉल्यूशन के कारण होता है। तो आपको करेक्ट बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। अगर हम लोग कुछ एनालिसिस देखें जो कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के हिसाब से जो नासा के द्वारा यहाँ पे दिया गया है, जो एनजीओ ग्रीन पीस है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इंडिया में जो है ना 15% सारे एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड ही है जो कि बहुत ज़्यादा इमिट होता है। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक है यानी कि हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स के कारण इस तरीके का आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वेहिकुलर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जो मेजर सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन हॉटस्पॉट है इंडिया में वो एमपी में है, चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु का, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है झारसुगुड़ा उड़ीसा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कच्छ गुजरात, तेलंगाना और यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ये सारा एरिया है हॉटस्पॉट, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्लांट अगर इंडिया में देखें तो उसमें ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी की कमी है। तो ये टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि एयर पॉल्यूशन कम होता है, बट इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे कोल थर्मल पावर प्लांट में नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है कर्मा, इसका एम है कि टर्टल को कंजर्व करना, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सेकंड है कि टर्टल सर्वाइवल अलायंस है, ये एक एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल पार्टनरशिप है जो कि टर्टल पे काम किया गया है, यानी कि टर्टल डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे काम किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, या फिर नीदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आपको ये मोबाइल बेस्ड जो एप्लीकेशन है कर्मा, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये पूछ लिया जा सकता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे टर्टल कंजर्व करने के लिए ये आपका रिलेटेड है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन फ्लाई ऐश से रिलेटेड है। फ्लाई ऐश जो है एक फाइन पाउडर होता है और ये बाई प्रोडक्ट है। जब आपका कोल जलता है ना इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए पावर प्लांट में, तब ये आपका फ्लाई ऐश निकलता है। तो एप्लीकेशन बताना है कि फ्लाई ऐश का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। फर्स्ट है कि इससे क्या है ना कि बहुत सारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स की जो इल्ड है, पैदावार है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो होते हैं, पत्थर होते हैं, वो हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के होते हैं।
थर्ड है कि यहाँ पे जो रोड और यहाँ पे आपका फिलिंग मटेरियल फॉर रोड है और फिलिंग एबंडेंट माइंस के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो हाँ जी, यहाँ पे कोई भी आपका डाउट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। ठीक है। फ्लाई ऐश काफ़ी ज़्यादा यूज़ में भी आता है। फ्लाई ऐश जो है बहुत सारे सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि पत्थर जो आपका ईंट वगैरह बनता है उसमें, रोड बनाने में, एम्बांकमेंट कंस्ट्रक्शन बनाने में, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में, एग्रीकल्चर यूज़ में, तो ये सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ठीक है। आइए 8 क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं और ये है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के बारे में करेक्ट बताना है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन जो है एक इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है IPCC, उसी का इनिशिएटिव है कि क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना है नेक्स्ट जो फ्यू डिकेड्स आने वाला है। और सेकंड है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये एक्ट जो है ये कैटलिस्ट है कि यहाँ पे क्रिएट, इम्प्लीमेंट और इमीडिएट जो सॉल्यूशन है उसको शेयर करना है जो कि आपका क्लाइमेट चेंज के लिए है और पीपल्स के लाइफ को इम्प्रूव करेगा। थर्ड है कि कोएलिशन इनिशियल फोकस ये है मीथेन के ऊपर है, ब्लैक कार्बन के ऊपर है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के ऊपर है। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए क्या ये IPCC का इनिशिएटिव है। तो चलिए आगे देखेंगे। फिलहाल ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी सी आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। इंडिया के द्वारा ये ज्वाइन किया गया है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। 65th कंट्री हम लोग बन गए हैं जो कि इस कोएलिशन को हम लोग ज्वाइन किए। और ये सिर्फ ओनली ग्लोबल एफर्ट्स है जिसमें कि गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को और प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पे आपका यूनाइट किया जाएगा, जिसके थ्रू एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हमारे क्लाइमेट को आगे आने वाले सालों में जो है बचा के रखना है, सेव करना है, जिससे कि ह्यूमन लाइफ जो है और ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। मेनली यहाँ पे फोकस किया जाएगा मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे। तो ये जो आपका एफर्ट्स लाया गया है, ये एफर्ट्स आपका यूनाइटेड नेशन FCCC के तहत लाया गया है। ठीक है। कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से एंडेमिक स्पीसीज है वेस्टर्न घाट का, नीलगिरी थार, लाइन टेल्ड मकाओ या फिर पर्पल फ्रॉक। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सॉरी बट एब्सोल्युटली करेक्ट है कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है। एंडेमिक कहने का मतलब है कि सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही मिलता और कहीं नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया है पर्पल फ्रॉक के कारण, क्योंकि इस बार ये पाया गया है और ये पाया गया है कि ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट का। लास्ट ईयर आपको लायन टेल्ड मकाओ देखने को मिलेगा जो कि ये आपका वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीलगिरी थार, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये आपका वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है। ठीक है। गोल्डन लंगूर के बारे में देखते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस बार। फर्स्ट है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीसीज है इंडिया का और ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है और ये जो है साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में है, शेड्यूल 1 में है, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है कि ये मोस्ट इंडेंजर्ड आपका प्राइमेट स्पीसीज है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। एंड थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट है। सो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। गोल्डन लंगूर को हम लोग यहाँ पे जो है गोल्डन लंगूर को हम लोग गोल्डन लंगूर कहते हैं और सबसे पुराने मंकी है। इनका जो है पूरा बॉडी गोल्डन कलर का होता है, इसलिए बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ज़रूर देखिएगा। ये हमारे इंडिया में आसाम में पाया जाता है, लेकिन ये भूटान में भी पाया जाता है, तो इसलिए हम लोग नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। इंडिया में सिर्फ आसाम में पाया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है। और साइट्स के फर्स्ट अपेंडिक्स में है, क्योंकि इसको मेजर यहाँ पे आपका जो है कंजर्वेशन प्रोटेक्शन दिया जाता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी ये फर्स्ट में भी आता है, शेड्यूल फर्स्ट में। ठीक है। कमिंग टू द 31st क्वेश्चन, यानी कि 11 क्वेश्चन, ग्रीन क्लाइमेट फंड ये कहाँ किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या फिर बॉन कन्वेंशन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि यूनाइटेड नेशन FCCC। ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेडिकेटेड फंड है जिसमें कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प किया जाता है कि वो अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करे और अपने एबिलिटी को इन्हेंस करे कि वो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। साथ ही आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि है एरोसोल के बारे में है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कुछ जो एरोसोल है वो रिफ्लेक्टिव है, यानी कि जब सन रेज उसके ऊपर पड़ता है तो वो और ज़्यादा अंदर चला जाता है और ये बाउंस भी होता है, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में भी चला जाता है। सेकंड है कि मिस्ट, डस्ट और पर्टिकुलेट जो एयर पॉल्यूटेंट है, स्मोक है, ये आपका एग्जाम्पल है एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल का। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। आइए डिटेल देख लेते हैं। एक एरोसोल जो है ये एक सस्पेंशन है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स का या लिक्विड ड्रॉपलेट का, जो कि एयर या फिर दूसरे गैस में आपको देखने को मिलेगा। एरोसोल जो है ये नेचुरल भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है। नेचुरल एरोसोल की बात करें तो ये फॉग, मिस्ट, डस्ट और फॉरेस्ट है। और अगर हम लोग एक फॉरेस्ट एक्सिडेट्स है। और अगर एंथ्रोपोजेनिक की बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट है और स्मोक है।
एरोसोल की बात करें तो ये क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं दो तरीके से। पहला तो क्या है कि यहाँ पे जो उनका हीट होता है, जब ये गर्म होता है तो उससे ये चेंज होता है, और साथ ही दूसरा है कि ये क्लाउड को जो फॉर्मेशन होता है उसमें ये अफेक्ट करता है। कुछ जो एरोसोल है, जैसे कि बहुत सारे डस्ट जो आपको ग्राउंड अप रॉक से देखने को मिलेगा, लाइट कलर के होते हैं, इवन लिटिल बिट रिफ्लेक्टिव भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, टोटल 12th क्वेश्चन हो गए और यहाँ पे हमारा इस तरीके से इन्वायरमेंट का सेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स से स्टार्ट करेंगे। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 12 आपके कितने मार्क्स आए, और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।